सब कट करेंगे, रहने दो। हेलो व्यूअर्स, पिछले क्लास में हमने नेटवर्क के बारे में बताया था, नेटवर्क एनालिसिस। उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, उसके इंट्यूटिव मीनिंग को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है एक्टिविटी। हमने कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे काम में, छोटे छोटे कंपोनेंट में उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला काम आपका होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और हर छोटे छोटे काम को हम लोग एक एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी को कैसे लिखा जाता है? जब आप नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक एरो के द्वारा लिखा जाता है। इस एरो का जो हेड होता है ना, वो आपको प्रोग्रेस का डायरेक्शंस बतलाता है। अब एक्टिविटी को हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है प्रीडिसेसर, मतलब किस एक्टिविटी के पहले कौन कौन सा काम हो जाना चाहिए। जैसे कि हमें छत का ढलाई करना है, उसके पहले आपका वॉल बन जाना चाहिए, शटरिंग का काम हो जाना चाहिए। तो ये दोनों काम आपका प्रीडिसेसर एक्टिविटी कहलाएगा, अगर छत का ढलाई करना आपका एक्टिविटी है। सक्सेसर एक्टिविटी स्वाभाविक है, ये दोनों काम होने के बाद ही आप ढलाई करोगे, तो ढलाई करना आपके लिए एक सक्सेसर एक्टिविटी हो जाएगा इन दोनों के लिए। और कुछ कुछ एक्टिविटी हम लोग कंकरेंट करते हैं। जैसे कि आपका रूम बन गया तो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग का भी काम कर सकते हो, वुडन फर्नीचर्स का भी फिटिंग का काम कर सकते हो। तो ऐसे सारे काम जो आप साथ साथ कर सकते हैं उसे हम कंकरेंट एक्टिविटी कहते हैं। और एक नया टर्म है डमी एक्टिविटी, जो वास्तव में कोई काम है ही नहीं। ये पूछा जाता है डमी एक्टिविटी में कितना समय लगेगा पूरा करने में, कितना कॉस्ट लगेगा। तो यू शुड नो कि डमी एक्टिविटी को जस्ट हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एज्यूम करते, वास्तव में यह कोई काम है ही नहीं। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? 0। डमी एक्टिविटी को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 0। एक्टिविटी के बाद एक नया टर्म्स आता है इवेंट। इवेंट का क्या मतलब? आपको हमने बतलाया था कि किसी भी एक्टिविटी का बिगिनिंग और एंड क्लियर होना चाहिए कि वह एक्टिविटी कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। यही शुरू और ख़त्म को हम लोग इवेंट कहते हैं। इवेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान से देखो, एरो के द्वारा आपने कहा एक्टिविटी को इंडिकेट करेंगे। एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम है, पीरियड है, उसको हमने आई कहा। इसका लास्ट जो है उसको हमने जे कहा। तो आई और जे आपका इवेंट्स कहलाएगा, स्टार्टिंग इवेंट्स एंड फिनिश इवेंट्स। क्लियर? हर प्रोजेक्ट को हम लोग छोटे छोटे काम में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी को दिखाने के लिए एक एरो मार्क यूज़ करते हैं। एरो का स्टार्टिंग और फिनिश एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कहलाता है। एक कोई स्टार्ट इवेंट और दूसरे को ये कहें। अब इवेंट देखो कितने तरह का है। इसका क्या मतलब? कोई भी काम शुरू होने के पहले 2 एक्टिविटी आपका पूरा हो जाना चाहिए, इसलिए इसे कहेंगे मर्ज इवेंट। मतलब इस इवेंट्स को हम कहेंगे मर्ज, क्योंकि इसके पहले 2 एक्टिविटी हमारा पूरा होना चाहिए। इसे आप क्या कहोगे? बर्स्ट इवेंट। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट समझने के लिए। इस इवेंट को पूरा होने के बाद आप एक से ज़्यादा इवेंट्स को स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए इसको बर्स्ट इवेंट कहेंगे। यहाँ पर चूँकि बहुत सारे इवेंट्स आपका इन कर रहा है फिर आउट हो रहा है, इसे हम लोग मर्ज एंड बर्स्ट कहेंगे। तो ये जस्ट समझने के लिए कौन पहले हो रहा है कौन बाद में हो रहा है। पाथ एंड नेटवर्क का क्या मतलब? अनब्रोकन चेन ऑफ एक्टिविटी। जब भी आप नेटवर्क बनाते हैं तो जो भी आप एक एरो के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, उसी को हम लोग कहते हैं पाथ। और पाथ सभी का बन गया तो वो हो गया नेटवर्क। सो नेटवर्क इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लॉजिकली एंड सिक्वेंसली। इसमें क्या है ना कि लॉजिकली ये क्लियर होना चाहिए पहले कौन सा काम होना है, फिर क्या काम होना है, उसे ही हम नेटवर्क कहेंगे। और इट इज़ ए डायग्राम डिपिक्टिंग प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। पहले कौन होना चाहिए फिर क्या और होगा, ये हमारा पाथ है नेटवर्क में। PERT का मतलब पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था। इट इज़ डिज़ाइन टू शेड्यूलिंग कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। इट फॉर्म्स प्लानर टू डिफाइन द प्रोजेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स एक्टिविटी। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर नॉर्मल टाइम एस्टिमेट्स and yet allows for some measure of optimism or pessimism in estimating the time completion। क्या मतलब? हमने एज्यूम किया कि कोई भी काम हमें 10 दिनों में पूरा करना है,
राइट। बट हो सकता है 10 दिन से ज़्यादा समय लगे, 10 दिन से कम भी लग सकता है। तो PERT में एक सुविधा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम्स को इंडिकेट करते हैं, एंड इट शोज द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस टू ओवरऑल प्लान्स एंड कंपनी। सो इस तरह से हमारा ये PERT है। इसलिए PERT में टाइम को एस्टिमेट करने का 3 तरीका होता है। पहला को कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, कम से कम कितना, कोई भी काम को पूरा होने में कम से कम कितना समय लगेगा, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहेंगे, राइट। मतलब माना जाता है कि ऑल सिचुएशंस आर फेवरेबल, और तब आपका कितना काम हो गया। मोस्ट लाइकली, इसे हम लोग इसे TO नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, पेसिमिस्टिक टाइम, जब आप मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सकता है, कोई भी काम को शुरू करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कुछ और भी हिंड्रेंस आएगा, सभी हिंड्रेंस को कंसीडर करते हुए उसे TP कहेंगे, और मोस्ट लाइकली को हम लोग TM कहते हैं, ये गलती से TO हो गया। एक्सपेक्टेड टाइम, जब आप TP TO को कैलकुलेट कर लेते हो तो एक्सपेक्टेड टाइम का ये है कैलकुलेशन, TO + 4 टाइम्स TM + TP डिवाइडेड बाय 6। क्लियर। TO का मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TP का मतलब पेसिमिस्टिक टाइम, TM का मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, जनरली कितना देर में ये होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशंस भी कभी कभी निकालने को कहा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। क्रिटिकल पाथ का क्या मतलब, जब भी आप नेटवर्क बनाते हैं तो कुछ एक्टिविटी ऐसे होते हैं जिसको कि समय पर पूरा होना ज़रूरी है, अदरवाइज टोटल प्रोजेक्ट्स आपका डिलेड हो जाता है ना। तो वैसा काम जिसको कि समय से पूरा नहीं करने से टोटल चीज़ आपका डिले हो जाए, उसे हम क्रिटिकल पाथ के रूप में इंडिकेट करते हैं। वैसे को क्रिटिकल इवेंट कहते हैं, उसको बोल्ड लाइन से आप ये कर दो तो वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। सो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप समझते हो कि आपका प्रोजेक्ट समय से पूरा होना चाहिए। फ्लोट का क्या मतलब, there are many activities where the maximum time available to finish the activity is more than the time required to complete the activity। हमने कहा कि अमुक काम को 10 दिन में करना है, लेकिन कोई आदमी 5 दिन में 6 दिन में ही कर लेता है, तो 4 दिन का जो डिफरेंस है ना, उसे ही हम फ्लोट कहते हैं कि 4 दिन बाद भी वो काम कर सकते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइम्स इज नोन एज फ्लोट अवेलेबल फॉर द एक्टिविटी। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लोट। मेन जो हम लोग यूज़ करते हैं, टोटल फ्लोट को यूज़ करते, कोई भी काम को शुरू करने में कितना स्पेयर टाइम है। सो इट इज़ द स्पेयर टाइम अवेलेबल व्हेन द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज occur at the earliest possible time and all successor activities occur at least possible time। तो इस तरह से टोटल फ्लोट होता है। इसे कहते हैं लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट। 2 तरह से कहेंगे, कोई भी एक्टिविटी को शुरू करने में देर से कब हम शुरू कर सकते हैं, माइनस अर्लीस्ट, फिर लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। ये आपका मैक्सिमम यूज़ में आता है आपके सिलेबस के अनुसार, ये टोटल फ्लोट निकालना। लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। फिर 2 और हैं, फ्री एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट्स। फ्री का मतलब अवेलेबल व्हेन प्रीसीडिंग एक्टिविटी occur at the earliest possible time। यह एज्यूम किया जाता है कि हम कोई भी काम शुरू होने के पहले का सब काम एकदम समय से शुरू हो गया, बाद का भी काम सब समय से पूरा हो रहा है, तो फ्री फ्लोट निकालने का ये है फॉर्मूला। नेक्स्ट को कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड without affecting the earliest start time of any successor activity, assuming that the preceding activity has finished at the latest finish time। तो इस तरह से आपका 3 तरह का फ्लोट टाइम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इतने सारे टर्मिनोलॉजी आपको याद रहना चाहिए, तब जाके आप नेटवर्क एनालिसिस को अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि PERT और CPM को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। थैंक यू।